मेरी कहानी शुरू हुई एक 2011 मेलबर्न से। इस साल का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तब मैं 20 साल की थी और मेलबर्न का पार्टी सीन बहुत अमेजिंग था। मुंबई से थोड़ा कम पर था और 20 साल की लड़की को तो पार्टी करने का बहुत शौक था। तो ये कहानी ऐसी एक पार्टी वाली रात को शुरू हुई जब मैं पूरी रात पार्टी करके सीधा उस पार्टी से सुबह 7 बजे अपनी हंग्री जैक्स की शिफ्ट पर गई। हंग्री जैक्स जिसे हम यहाँ पे बर्गर किंग कहते हैं। मेहनत करनी पड़ती है। उस दिन ना हैंगओवर से सर इतना बज़ कर रहा था, ना साफ सुनाई दे रहा था ना साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि अपने टिल में पड़े कैश को काउंट कर सकूं कि अचानक मुझे एक आवाज आती है, Could I get a veggie meal, no tomato, spicy sauce and a Fanta for the drink, please? मुझे लगा ये मेरे हैंगओवर का क्यों और मेल ऑडियो में क्यों बज रहा है। तो मैंने नजरें ऊपर उठाई, सामने देखा और देखती रह गई। अब ये इतना भी स्क्रिप्टेड कोइंसिडेंस नहीं था। मेलबर्न में रहते हर देसी का परपेचुअल ऑर्डर था। तो मैंने पूछा, Can I get your name for the order, please? ये स्टारबक्स तो नहीं था तो नाम पूछने की जरूरत नहीं थी, पर खैर, he said, अफसाद। फसाद? नहीं, अफसाद। सडनली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक ऑडियो प्ले होना शुरू हुआ। पता नहीं क्यों करण जौहर की आवाज में, ये अफसाद तो बहुत फसाद करेगा। ये सिलसिला कई हफ्तों चलता रहा जब तक उनके लहजे और आवाज में तब्दीली आई। And he said, Would you like to go for a coffee? I smiled and said yes. वो क्या है ना, 3 महीने लग गए इनको। आदमी थोड़े स्लो होते हैं ना कभी कभी। बस यूं ही अफसाद साहब ने मेरे दिल में घर करना शुरू कर दिया और मेरी मोहब्बत बट गई। मेरी पहली मोहब्बत तो थी मेलबर्न शहर के साथ जिसने मुझे बड़ा किया, और दूसरी अब अफसाद साहब के साथ। मैं ना उनके साथ बहुत खुश रहती थी। उन्हें भी लिखने का बहुत शौक था। हम घंटों शायरियाँ एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट करते थे और मेरा अकेलापन ना गायब हो गया। वो क्या होता है ना, अक्सर हम अकेलेपन से घिरे रहते हैं, फिर एक दिन वो छूम मंतर हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। बस कुछ इसी तरह अफसाद साहब ने मेरे दिल में घर किया। और फिर मैं आज उस शाम का जिक्र करना चाहती हूँ जो हमारी जिंदगी में हमारी पहली मुलाकात के 3 साल बाद आई। एनिवर्सरी स्पेशल डेट टाइम। अफसाद साहब मुझे पिक करने आए एंड आई नोटिस्ड वी वर ट्विनिंग इन ब्लैक। फिर वो मुझे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट लेके गए और बैकग्राउंड में ना मेरा फेवरेट गाना चल रहा था, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। लेकिन यार उस दिन दिल संभला भी नहीं। कहानी में आया एक ट्विस्ट। अफसाद साहब की फोन स्क्रीन पर पॉप हुआ एक मैसेज फ्रॉम समवन्स नेम सेव्ड एज बेब। अब ये पहली दफा नहीं हुआ था इन 3 सालों में। ये मैसेज पहले भी आता था और बाज़ दफा जब भी मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश की तो अफसाद साहब का लहजा एकदम ऊंचा हो जाता और वो कॉन्वर्सेशन खत्म होती मेरे गाल पे पड़े थप्पड़ से। क्या होता है ना, हर दफा जब वो थप्पड़ पड़ता तो मेरी आंखों पे लगा रोजी चश्मा जिससे हर रेड फ्लैग एस्थेटिक नजर आता था टूट जाता। तो मैंने डर के पूछना बंद कर दिया था। पर आज तो हमारी एनिवर्सरी थी ना, आवर एनिवर्सरी, तो कैसे नहीं पूछती ये बेब कौन है। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है ये तुम्हारे दिमाग के मन घड़न ख्याल है। पर अफसाद मैंने तुम्हारा फोन स्क्रीन। अब तुम मुझ पे स्पाई भी करोगी। वो तुम्हें थामे रखने वाला हाथ जब तुम्हारे गाल पे जा लगे, उसे थामे रखना चाहिए क्या। उस दिन वो रिश्ता टूट गया।
या शायद पहले ही टूट चुका था, बस अल्फाज बाकी थे, तो आई सेड आई एम डन। क्या होता है ना, मुझे उस दिन ये समझ आया कि अक्सर दूसरों को माफ़ और आज़ाद करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को माफ़ और आज़ाद करना। और अक्सर जो ये लोग हमें खूबसूरत नज़र आते हैं, उन्हें खूबसूरत तो हम अपने नज़रिए से बनाते हैं। वो कामिल था या कामिल लगता है, वो मुझसा है या मुझसा लगता है, ये सवाल ज़रूरी है। तो उस दिन ये ख्याल हुआ जिसे मैं आज तक निभाती हूँ कि अजब है जुर्मे मोहब्बत, अजब है जुर्मे मोहब्बत कि तुमसे इख्तिलाफ भी ना हुआ, ये दिल तुम्हारे जानिब से साफ भी ना हुआ। ताल्लुकात के बर्जा नहीं रखा तुमने मुझको, मेरे हक में ना हुआ, पर मेरे खिलाफ भी तो ना हुआ, पर मेरे खिलाफ भी तो ना हुआ। शुक्रिया। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। जानती हूँ आप सब क्या कहना चाहते हैं। उस दिन वो भी बस यही कहना चाहती है, यही कि मैं एक बहुत बड़ी सिंगर हूँ। वैसे तो वो कहता है कि हमारी रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात ऑनेस्टी है, पर थोड़ा समझदार है। उसे पता है कि कहाँ ऑनेस्ट होना जरूरी है, इसीलिए बस कहने सुनने में वक्त जाया किए बिना उसने मुझे अपनी तरफ खींचा है कि इधर किस किया है, इधर किस किया देन इस दिन के करीबन 5 दिन बाद हमारी इस फिल्मी लव स्टोरी को पूरा 1 साल होने वाला। जानते मैं उसे करीबन 2.5 साल से थी, लेकिन जब पहली बार मिली थी तभी पता चल चुका था कि ये इंसान हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। बस इसीलिए उस वक्त पीछे हट गई। जब आप डेस्टिनी के नाम पर अपना बहुत कुछ खोकर आगे बढ़ते हो तो आपको खोने से ज्यादा डर पाने में, और वो तो एक ख्वाब सा था जिसे बंद आंखों से देख सुबह भूल जाना ही ठीक है। पर कुछ लोगों से आप जितना दूर जाने की कोशिश करो, जिस डेस्टिनी से डर कर आप उनसे दूर भागते हो ना, वही डेस्टिनी आपको उनके फिर से करीब ले आती है। उस दिन को 1 साल होने वाला था जब कसकर उसने मुझे गले लगाया था, लेकिन आंखों में आंसू लिए मैंने उससे कहा था कि सुन, तुझसे ना भाग भाग कर थक गई। कई बार आप प्यार में पड़ते हो और कई बार आप प्यार में पड़ते हो, पर फिर उस दिन जब मैं उसके साथ थी ना, तो न जाने क्यों मैं केप्ट सिंगिंग लग जाती। मैं उससे बार बार ये कह रही थी कि गाना मेरे जहन में ना बस सा गया, पर हमारी सिचुएशन को तो ये सूट भी नहीं करता। माना कि मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत मुलाकात तुमसे हुई है, पर इस बात का भी कोई शक नहीं है कि तुम ही समझ हमको मिली थी उस दिन वो घटना नसीब से। जी भर के देखने की कोशिश की थी मैंने उसे करीब से, लेकिन जी भर नहीं। पर मैंने अपने सबसे बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि फिर शायद मेरे नसीब में ये बात होगी नहीं, शायद मेरे जन्म में होगा। इस दिन के सिर्फ 1 दिन बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हाथों से इस रिश्ते को तोड़ूं। 1 दिन बाद जब मैं तोड़ती थी इस रिश्ते को, वो रिश्ता ऑलरेडी मर चुका था, मुझे बस बाद में पता चला। मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थर्ड डे टू द डे वी ब्रोक अप। उस दिन मेरे दोस्तों ने मुझे जमीन से उठाया। वनिका यू आर ओके, वनिका यू आर ओके करने के बाद भी इमोशनली खुद के अंदर एंजाइटी फील हो रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। ना जमीन पे पांव रख पा रही थी, ना आसमान में पंख खोलने का सोच पा रही थी। पता मैंने इस बारे में खुद से बात की नहीं थी अब तक, इसीलिए आसपास बैठे हर इंसान से बात करने की कोशिश कर रही थी। और पता जवाब में सिर्फ यही बात मिलती थी कि वनिका, दिस डज नॉट डिजर्व योर एनर्जी, गेट इट। वनिका, डोंट थिंक अबाउट इट। यार मैं सोचना ही तो नहीं चाहती थी, पर मेरे लिए ना सोचना ना जीने के बराबर था। और जब मेरे सबसे करीबी लोगों ने मुझे बिखरता हुआ देखा ना,
मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा नॉर्मल है, मैंने कहा एक इंसान के जान से कुछ होता नहीं है, मैंने कहा सिर्फ एक ब्रेकअप है। पर जब कोशिश करने की एनर्जी और हिम्मत दोनों चली गई, तब मैंने सबसे पहली बार खुद से कहा, और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे खुद को नहीं पता होती amount of pain that I'm giving on myself। पर मैं टूटी चाहे एक छोटे से पत्थर से हो या फिर एक पूरे पहाड़ से, अगर मैं टूटी वो इंसान मेरे लिए क्या था, उसने मुझे कैसे खुद से मिलाया था, मेरे कौन से हिस्से बिखरे हैं, मेरी जिंदगी से क्या चला गया है, मेरी हिम्मत कैसे टूटी है, मेरे डर कौन से वापस आया, वो सिर्फ मेरी बॉडी, मेरे दिल और मेरे दिमाग को पता है। अगर उस बॉडी में सिर्फ एक ब्रेकअप की वजह से एंजाइटी होती है, that does not make my anxiety unjustified। यार इतनी छोटी बात पे एंजाइटी हो रही है, भूल जा एंजाइटी है, गेट इट, बी पॉजिटिव, मूव ऑन विद योर लाइफ। नहीं यार, हमारे इमोशंस रास्ते पर पड़े हुए पत्थर नहीं है जिन्हें हम जब चाहे उठा सकते हैं, जब चाहे फेंके, इस सोच में कि आगे चलकर वो पत्थर हमें फिर मिल जाएंगे। नहीं यार, हमारे इमोशंस पत्थर नहीं है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आपसे हमेशा ये कहा होगा कि मूव पास्ट योर पेन, बट टुडे आई विल टेल यू, डू नॉट मूव पास्ट योर पेन, embrace your pains, live your pains। अगर आपका एक दोस्त नाराज हुआ है और आपको उससे बहुत दिक्कत हुई, या फिर आपके फैमिली के कुछ कहने से आपको बहुत बुरा लगा, अगर आप चलते चलते गिर जाने पे आपको दर्द होता है, तो उस दर्द को महसूस करो। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए आपको वो दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को महसूस करो एंड लिव दैट पेन, लेट इट मेक यू हू यू आर एंड हू यू विल बी इन फ्यूचर। आज मैं अपने लिए गाना गाना चाहती हूँ। बाहें गले में डाल के हम रूल जार आँखों से ये प्यार की बरसात हो न हो। शायद इस जन्म I just want to try